आज जो हम बात करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे सवाल इस पर बनाए जाते हैं और यहां से जो कॉन्सेप्ट चलेंगे बेटा वो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सवालों में आते रहते हैं। तो ये जो पार्ट है ये हमें बहुत अच्छे से करना है। ये क्या है? ये है केंद्र। आज जो हम बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करने वाले हैं? केंद्रों के बारे में। त्रिभुज के जो केंद्र हैं उनके बारे में। अब ये त्रिभुज के केंद्र क्या है? देखो क्या है, त्रिभुज के अंदर बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती थी। उन रेखाओं में से जो रेखाएं मतलब शीर्ष से खींची जाए या भुजाओं का आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा जाए, कुछ रेखाएं ऐसी थी जो रेखाएं एक निश्चित बिंदु पर कट रहे थे। मतलब तीन रेखाएं एक ही बिंदु पर कट रही थी, कॉन्करेंट हो रही थी, है ना। उनके जो प्रतिच्छेद बिंदु आ रहे थे उनको हमने त्रिभुज के केंद्र माने। ये केंद्र आपको अलग अलग रेखाओं की वजह से अलग अलग केंद्र होते हैं, वो हमको सीखने हैं आज के लेक्चर में। तो जो सबसे पहला केंद्र हमको पढ़ना है वो है हमारा केंद्रक। क्या है हमारा? केंद्रक। जो हमारा पहला है वो है केंद्रक। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। ये क्या है? आपका केंद्रक है, या इसको अपन क्या बोलने वाले हैं? सेंट्रॉइड। ये जो सेंट्रॉइड है ना बेटा, ये आपका जी से डिनोट होता है। किससे डिनोट होता है? ये कैपिटल जी से डिनोट हो जाता है। अब पहली बात तो ये कि आखिर इसकी परिभाषा क्या है, केंद्र की परिभाषा क्या है, ये हमें देखना है, ठीक है ना। तो केंद्रक क्या कहता है? केंद्रक ये कहता है कि त्रिभुज के माध्यिकाओं का मतलब होता है मीडियन, है ना। माध्यिकाओं का मध्य बिंदु, त्रिभुज की माध्यिकाओं का त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। यानी त्रिभुज में जो माध्यिकाएं हम कहेंगे ना बेटा, उन माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा, है ना, वो प्रतिच्छेद बिंदु आपके क्या होंगे? उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाएगा, यानी कि सेंट्रॉइड कहलाएगा, जिसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं? कैपिटल जी से। और ये प्रतिच्छेद, यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो है ये कि ये माध्यिका क्या होती है? माध्यिका त्रिभुज के एक शीर्ष से विपरीत भुजा पर, त्रिभुज का एक शीर्ष होगा, उस शीर्ष से जो उसके विपरीत भुजा है उसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गया आपका बाइसेक्टर, मतलब जो आपका क्या होगा, जो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करेगा, उसको दो बराबर भागों में बांटे, ऐसी रेखा जो होती है वो त्रिभुज की क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। तो माध्यिका के लिए अगर अपन माध्यिका को परिभाषित करें तो क्या होगा कि त्रिभुज के शीर्ष से, है ना, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया अर्धक, समझ रहे ना, बाइसेक्टर, अर्धक त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है, ठीक है। त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया अर्धक त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है, ठीक है। अब एक चीज का जरूर ध्यान रखना, यह आवश्यक नहीं है कि यह लंब समद्विभाजक हो, यह सिर्फ क्या है? समद्विभाजक है। अर्धक जो है वो क्या है? आपका समद्विभाजक है, ठीक है।
ये बाइसेक्टर होता है बेटा, अर्धक का मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर है। तो ये क्या कर रहा है, ये सामने वाली भुजा को बराबर में डिवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये क्या करे, ये सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट तो करेगा, पर ये परपेंडिकुलर हो, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये तो हुई परिभाषा के अनुसार, लेकिन वास्तविकता में देखो क्या हो रहा है। मान लो आपका ये क्या है, ये आपका त्रिभुज है, ये लो ए, ये आपका बी, और ये क्या है बेटा आपका सी है। ए का निर्देशांक अपन मानते हैं x1, y1 है। बी का निर्देशांक हम क्या मान लेते हैं, x2, y2 है। और सी का निर्देशांक हम क्या मान लेते हैं कि वो x3, y3 है। अब माध्यिका क्या है, माध्यिका का अर्थ क्या है, माध्यिका थी सामने वाली भुजा पर, है ना, इस पर, इससे क्या डालते हैं हम, अर्धक डालें, ये अर्धक आया। अब ये जरूरी नहीं है कि ये लंब समद्विभाजक हो ना, ये सिर्फ समद्विभाजक होना चाहिए। ऐसे ही बी से इसको मिला दो, ये भी मिड पॉइंट पे मिल रहा है मान लो, है ना, ये भी मिड पॉइंट है। और एक ऐसा मान लेते हैं, यहां से ऐसे चला गया, और ये भी आपका क्या हो गया, इसको लिख लेते हैं डी, इसको ई और इसको एफ, ठीक है। ये आपके मिड पॉइंट से, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। भावनाओं को समझते चलना। और ये जो इनका कॉन्करेंसी आएगी, यानी कि जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा, उसे ही को क्या डिनोट किया गया, कैपिटल जी डिनोट किया गया। ठीक बात, ठीक है। अब ये जो जी है बेटा, इस जी का निर्देशांक क्या होगा, इस जी का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, और इसी का y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। आपका g का निर्देशांक आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। यानी बेसिकली देखा जाए तो क्या कहा गया कि ये मीन है, ये क्या है, आपकी जो निर्देशांक है, जो भुज है, उनका मीन है, माध्य है। और ऐसे ही जो आपकी कोटि है y1 y2 और y3, उसका भी क्या है, माध्य। तो आपके जो त्रिभुज के शीर्ष हैं, उनके निर्देशांकों का जो माध्य आता है, वह माध्य क्या होता है, त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज का केंद्रक बोलते हैं। अब यहां कुछ बातें हैं जो हमें और ध्यान से समझ लेनी चाहिए। जैसे सबसे पहली बात कि डी जो है वो क्या करेगा, बीसी को समद्विभाजित करेगा, हाँ मतलब बाइसेक्टर करेगा। तो ये क्या आएगा, 1:1 का रेशियो आएगा। क्या आएगा, 1:1 का रेशियो। ऐसे ही ई क्या करेगा, 1:1 का रेशियो बनाएगा। और ऐसे ही एफ क्या करेगा, ये भी 1:1 का रेशियो बनाएगा। ठीक बात है। तो आपका डी, ई और एफ जो है वो आपका 1:1 का रेशियो बना रहा है। ठीक बात, एक तो ये क्लियर। दूसरा जो यहां पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है वो क्या, कि आपका जो ये वाला बिंदु है, कौन सा, जी, वो आपकी जो माध्यिका है एडी, उसको किस में विभाजित करेगा, वो इसको 2:1 के रेशियो में विभाजित करेगा। यानी ये वाला भी आपका 2:1 का रेशियो आएगा और ये वाला भी इसका 2:1 का रेशियो आएगा। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो त्रिभुज का केंद्रक क्या है, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। पहली बात क्लियर। माध्यिका सामने वाली भुजा को क्या करेगी, दो बराबर भागों में बांटेगी, यानी उसके मध्य बिंदु से मिलेगी। ये बात क्लियर। माध्यिका लंबवत हो ऐसा आवश्यक नहीं है, माध्यिका लंबवत हो भी सकती है और माध्यिका लंबवत नहीं भी हो सकती है, ये भी बात क्लियर। उसके बाद जो डी है वो 1:1 में विभाजित करेगा, और किसको, बीसी को, और एडी को जी किस अनुपात में विभाजित करेगा, 2:1 के फॉर्मेट में करेगा। और आपका जो जी का निर्देशांक है वो क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। बेटा अब यहां कुछ बातें आपको और समझ लो बेटा, है ना। ये जब भी कोई केंद्र मैं आपको बताऊंगा, कोई सा भी त्रिभुज का केंद्र, उसका एक फॉर्मूला मैं यहां लिखूंगा या उसके निर्देशांक निकलने का एक तरीका लिखूंगा, है ना। उसमें जो भी आपका x1, x2 और x3 का गुणांक होगा, ठीक है, x1, x2, x3 का जो भी गुणांक आएगा, वही गुणांकों का योग उसके नीचे लिखा होगा। यानी इस स्थान पर जो लिखा हुआ आने वाला है वो आपके x1, x2, x3 का गुणांकों का योग है। ऐसे ही वो y1, y2, y3 के गुणांकों का योग होगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है ना। किसी भी फॉर्मूले में जो केंद्रक, इनके सेंटर्स के फॉर्मूले आएंगे, उन सारे फॉर्मूलों के अंदर ये चीज आपको हमेशा मिलेगी, इसलिए ये ध्यान रखना कि ऐसा कुछ होगा। बाकी और भी जो चीजें होंगी वो हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके अंदर कुछ बातों को हम करते चले बेटा, ठीक है ना।
यहां पर कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले तो आपको उसमें हमको ध्यान क्या रखना है वो लिख लेते हैं। हमको याद रखना है पीटीआर। पीटीआर का मतलब पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर में पहला पॉइंट क्या है कि जी जो है, जी त्रिभुज एबीसी को 3 बराबर भागों में, 3 बराबर भागों में विभक्त करता है। ठीक बात है। ये क्या कहना चाह रहा है इसको समझो। आपके पास मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए है, ये त्रिभुज बी है, मतलब त्रिभुज एबीसी आ गया। इसका जो केंद्रक आएगा बेटा जी है ना, ये केंद्रक क्या करेगा, आपके त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांट देगा। यानी ये जो आपके 3 त्रिभुज अंदर मैंने बनाए, ये तीनों ही त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। अगर अपन बोले ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है और ये वाला एरिया A3 है, तो आप बोलोगे क्या कि A1 बराबर A2 बराबर A3। इसका अर्थ भी ये हुआ, कई बार ऐसा नहीं होता, मतलब कई बार ऐसा क्या होता है कि सवाल के अंदर वो ये नहीं बोलेगा कि आपको केंद्रक निकालना है, वो आपको बोलेगा त्रिभुज के अंदर वह स्थित एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें, त्रिभुज के अंदर स्थित एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो क्या करेगा, जो आपके त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांट दे। तो आपको लॉजिकली वो क्या बोल रहा है, त्रिभुज का केंद्रक निकालने के लिए बोल रहा है। ये बात अपनी क्लियर हुई, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपना क्या है, दूसरा पॉइंट अपना है कि माध्यिकाएं ट्राइंगल एबीसी को 6 बराबर भागों में बांटती है। माध्यिकाएं त्रिभुज एबीसी को 6 बराबर भागों में बांटती हैं। इसका मतलब यदि अगर मैं त्रिभुज बना लूं ए बी सी, मान लीजिए ये पहली माध्यिका आ गई बेटा, यहां से मान लो ये आपकी दूसरी माध्यिका आ गई और ये तीसरी माध्यिका आ गई है ना, ये आपका डी आ गया बेटा, ये ई आ गया और ये एफ आ गया। ठीक है, ये पॉइंट आपका जी आ गया। तो आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 है, तो ये 6 के 6 एरिया भी क्या होंगे, समान होंगे। तो अपना ये दूसरा पॉइंट भी हमेशा क्या करना है, याद रखना है। ठीक है बेटा, तीसरा पॉइंट क्या है, पीटीआर का तीसरा पॉइंट ये कहता है जी सदैव त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। ठीक है, जी सदैव क्या होता है, त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। मतलब जो सेंट्रॉइड होगा, जो केंद्रक होगा त्रिभुज का, वो सदैव त्रिभुज के अंदर होगा, वो त्रिभुज के बाहर कभी नहीं आ सकता। ठीक है ना। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट कहता है कि माध्यिका सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है, परंतु वह लंब समद्विभाजक हो, यह आवश्यक नहीं
आवश्यक नहीं है। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना बेटा, है ना, कि परपेंडिकुलर, ये कंफ्यूजन बाद में बहुत क्रिएट होता है कि सर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या नहीं है, तो ऐसा जरूरी नहीं है ना। अगर मान लीजिए आपका त्रिभुज कैसा हो, समबाहु त्रिभुज हो, तो वो लंब समद्विभाजक ही होगी, माध्यिका क्या होगी, वो लंब समद्विभाजक हो जाएगी। लेकिन अगर आपका त्रिभुज क्या हो गया, आपका वो नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, समबाहु नहीं हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हुआ अगर, तो फिर ये जरूरी नहीं है कि आपकी जो माध्यिका है वो क्या आ जाए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, लंब समद्विभाजक हो। ठीक बात है। तो केंद्रक निकालने में हमें सच कोई इश्यू नहीं आएगा। इस पर देखो सवाल कैसे बनाते हैं। सवाल मान लो एक सिंपल सा सवाल लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इसका क्वेश्चन है, मान लो कि यदि x1, x2, x3 समीकरण x क्यूब माइनस 3px प्लस 3px स्क्वायर प्लस 3qx माइनस 3 बराबर 0 के मूल हो, तब त्रिभुज एबीसी का केंद्रक ज्ञात करें। त्रिभुज एबीसी का केंद्रक ज्ञात करें जहां शीर्ष के निर्देशांक x1, 1/x1, x2, 1/x2 और x3, 1/x3 हो। ठीक है, मान लो आपको कोई त्रिभुज दिया गया है, उसके शीर्ष के निर्देशांक आपको दे दिए क्या, x1, 1/x1, x2, 1/x2 और x3, 1/x3, और ये कहा गया कि x1, x2, x3 जो है वो इस समीकरण के क्या है, मूल है। अब देखो डायग्राम जो कह रहा है ना, उसके अनुसार क्या हुआ और जो लॉजिक हमने सीखा उस पर समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आपका सवाल है, ये आपका त्रिभुज हो गया बेटा, ठीक है ना, ये a है, इसका निर्देशांक है आपके पास x1, 1/x1, ये आपका b, इसका निर्देशांक है आपका x2, 1/x2, ये है c, x3, 1/x3। ठीक है, तो इसका जो g होगा उसका निर्देशांक क्या होगा, तो g का निर्देशांक तो आप बोलोगे कि सर g का जो निर्देशांक आएगा वो एक तो आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, और एक आ जाएगा आपके पास 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 होल डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब इसको अगर अपन सॉल्व करें तो g का जो निर्देशांक आएगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, और यहां आपके पास आ जाएगा x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x1 x3 डिवाइडेड बाय एलसीएम में 3, और ये आ जाएगा x1 x2 और x3। अब हमको क्या चाहिए, कहीं से हमें इन सब का अगर मान मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। अब वो मान लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। भाई अगर इसके मूल क्या है, x1 x2 और x3 है ना, तो आप क्या बोलोगे, अगर इसके मूल x1 x2 और x3 है तो आप बोलने वाले हैं कि सर x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या होगा, बताओ, x1 प्लस x2 प्लस x3 आपके पास 3p होगा। फिर आप बोलोगे कि सर x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x1 x3 ये क्या होगा, तो वो आपके पास 3q होगा, और आपका x1 x2 और x3 क्या होगा, वो आपके पास 3 होगा। तो वो सारे मान अगर हम यहां डाल दें, ये सब कहां से आया है, हमने द्विघात समीकरण के अंदर थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ी थी, वहां हमने मूलों का योग, मूलों का गुणा, दो को लेकर के वाला जो वाला पार्ट है वो सीखा था बेटा। तो ये हमने यहां पर इंट्रोड्यूस कराया, तो हमारा जो जी का निर्देशांक आएगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 यानी 3p बाई 3, यानी आपका ये वाला पॉइंट तो p आ जाएगा, और x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x1 x3, तो ये आपका 3q आ गया, 3 से 3 कैंसिल, तो यहां आपके पास क्या आ जाएगा, q बाई 3। ठीक है, तो आपका जो इस त्रिभुज का केंद्रक होगा वो क्या आएगा बेटा, p,
q/3 आएगा। ठीक बात है। तो आपके लिए केंद्रक वाला काम खत्म। ये अपना पहला सेंटर है जो हमने बात करी बेटा। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड सेंटर की तरफ। सेकंड केंद्र जो हमारा है वो है क्या है, उसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र। क्या बोलते हैं हम उसे? लंब केंद्र। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, और इसको डिनोट किससे करते हैं हम? कैपिटल एच से, लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर। अब देखो त्रिभुज में क्या है, अगर आप त्रिभुज में शीर्ष से विपरीत भुजा पर लंब डालें, ठीक है, तो ऐसे 3 लंब डालेंगे। ये तीनों लंब भी किसी एक बिंदु पे मतलब क्या होते हैं? इंटरसेक्ट होते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदित होते हैं। तो वो जो प्रतिच्छेदन का बिंदु आएगा, वह प्रतिच्छेदन का बिंदु आपका क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र। तो लंब केंद्र क्या है? त्रिभुज के एक शीर्ष से दूसरी भुजा पे डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदुओं जो होगा वो आपका क्या होगा? लंब केंद्र होगा। तो लंब केंद्र की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? लंब केंद्र की परिभाषा होगी कि त्रिभुज के शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से विपरीत भुजा, त्रिभुज के शीर्ष से विपरीत भुजा पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, त्रिभुज के शीर्ष से विपरीत भुजा पर डाले गए, त्रिभुज के शीर्षों से ना, त्रिभुज के शीर्षों से विपरीत भुजा पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। कहलाता है तथा इसे H से निरूपित करते हैं। इसे क्या करते हैं बेटा? हम H से निरूपित करते हैं। ठीक है ना। त्रिभुज के शीर्ष से विपरीत भुजा पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का क्या कहलाएगा? लंब केंद्र कहलाता है तथा इसे H से निरूपित करते हैं। अब ये जो लंब डाला है, ये लंब समद्विभाजक हो ये आवश्यक नहीं है ना। ये परपेंडिकुलर तो है मगर ये बाइसेक्टर होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना। अब इसका डायग्राम देखो। मान लो इस तरह का आपका एक त्रिभुज बना बेटा, है ना, इस तरह का कोई त्रिभुज है। तो आपने क्या कहा कि सर हम शीर्ष, अब शीर्ष के निर्देशांक मान लेते हैं अपन a, इसके कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट b x2, y2, और यहां आ जाएगा आपका c, यह आ जाएगा x3, y3। ठीक है। तो a से bc पर परपेंडिकुलर डाल दो, ये d आ गया। b से AC पर परपेंडिकुलर डाल दो, ये मान लो E आ गया। और C से इस पर परपेंडिकुलर डाल दो, किस पर? AB पर, इसे F मान लेते हैं। तो ये जो तीनों का प्रतिच्छेद बिंदु आ रहा है बेटा, इस ही को हम क्या कहेंगे? H डिनोट करेंगे। क्या डिनोट कर देंगे इसे हम कैपिटल H डिनोट करेंगे। इस H का है ना, इस H का जो निर्देशांक होगा, मैं इसको यहां लिख देता हूं ना, वो क्या होगा? x1 10a प्लस x2 10b प्लस x3 10c। और मैंने क्या बोला था बेटा? जो आपका x1, x2 और x3 के गुणांक होते हैं वही इसमें नीचे योग के रूप में आते हैं। तो यहां योग में क्या आएगा? 10a प्लस 10b प्लस 10c। अच्छा, इसे लिखने का एक और तरीका है, तो मैं y कोऑर्डिनेट वैसे लिख के बताता हूं। हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, सिग्मा y1 10a।
तो सिग्मा y1 tan a का मतलब क्या होगा बेटा कि y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c, ठीक है ना। और नीचे मैं लिख दूंगा सिग्मा tan a, इसका मतलब है tan a प्लस tan b प्लस tan c, ठीक बात है। तो ये आपका h का निर्देशांक आ गया, ये हमारा काम हो गया। हालांकि इस फॉर्मूले का हम पूरी 2D ज्योमेट्री के अंदर यानी कि हम अपना जो स्ट्रेट लाइन है इसमें प्रयोग नहीं करते हैं। यह फॉर्मूला कहां से आया, यह वास्तविकता में हमने एसओटी से निकाला है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले का कभी कोई प्रयोग नहीं करना है, यह फॉर्मूला सिर्फ दिखाने के लिए है। और इससे एक चीज हमें सीखनी है, वो पहले हम सीख लेते हैं, इसका मकसद हमें समझ में आ जाए कि यह फॉर्मूला क्यों लिखा गया, ठीक है ना बेटा। अब देखो आपका डी आ गया, यहां पर क्या आ गया, डी आ गया। आपके पास क्या आ गया, ये डी है। अब ये डी जो है ये बीसी को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है। डी जो है वो बीसी को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है बताओ। तो अगर डी जो है वो बीसी का अनुपात हम देखेंगे तो ध्यान से देखना, डी जो है बीसी को किस अनुपात में विभाजित करेगा, x3 का गुणांक चेक करो। किसका गुणांक चेक करो, x3 का। फॉर्मूले में x3 का गुणांक कितना है, 10c। तो वो जो है ना उसको अपोजिट डायरेक्शन में लिखना है, यानी यहां आ जाएगा आपके पास 10c, ठीक है। और b यानी x2 है, x2 का गुणांक कितना है आपके पास, वो है 10b, उसको विपरीत दिशा में लिखो, तो ये बन गया आपके पास 10b। तो आपके पास जो अनुपात आया वो क्या आ गया, 10c अनुपात 10b आ गया, ठीक बात है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे E जो है वो AC को किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो आप x3 का गुणांक देख रहे हैं, x3 का गुणांक उधर की तरफ लगना है, तो यानी यहां 10c आएगा और यहां पर आपका 10a आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर भी आपके पास 10a आएगा और इस केस में x2 का अपोजिट में जाना है तो ये 10b बन जाएगा। तो क्या आपको D का BC को मतलब D जो है वो BC को किस अनुपात में विभाजित कर रही है, ये बात पता चली, बिल्कुल पता चली है। कैसे, इसका गुणांक उधर लिखना, उसका गुणांक इधर लिखना और यही अनुपात है। तो D BC को 10c अनुपात 10b में विभाजित कर रहा है। ये लॉजिक हर जगह काम करता है। देखो कैसे, ये हमारा वो था केंद्रक था, ये 1:1 का था। x3 का गुणांक बताओ, x3 का गुणांक कितना है 1, मैंने यहां लिखा। x2 का गुणांक कितना है 1, वो मैंने यहां लिखा, बोलो हाँ या ना, है ना। ऐसे ही x3 का गुणांक मैंने यहां लिखा है और x1 का गुणांक मैंने यहां लिखा, दोनों गुणांक 1 और 1 थे, इसलिए 1:1 का रेशियो आया। तो इस तरह की एक ट्रिक मैं ध्यान रखूंगा जिससे मुझे पता चले कि ये जो बिंदु है ये इस भुजा को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है। ये तो एक बात हुई। अभी ये भी बता सकते हैं हम H जो है वो AD को किस अनुपात में विभाजित करेगा। कैसे करेंगे इसके लिए, x1 देखो ध्यान से, कहां पर है हमारा x1, हमारा x1 जो है वो रहा ये। x1 का फॉर्मूले में जो गुणांक है वो क्या है बेटा, वो है 10a। x1 का गुणांक क्या है 10a। इस 10a को किधर लिखना है, अपोजिट में लिखना है। ये लो, ये आ गया 10a, ठीक है। अब यहां पर क्या करूं मैं, इसके AH के लिए क्या करूं, तो यहां D के बारे में बात करनी पड़ेगी, लेकिन D का तो कोई गुणांक अपन निकाल नहीं पाए थे। तो यहां आपको क्या दिख रहा है, एक 10c दिख रहा है और एक 10b दिख रहा है। तो यहां पर जो आपका रेशियो आएगा वो 10a प्लस 10b आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा अगर आपको बड़ा करके दिखाऊं डायग्राम, तो कुछ ऐसा ट्राइंगल बन रहा है, ये A है, ये B है और ये C है बेटा, है ना। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये वाला भी आपका परपेंडिकुलर है। 3 परपेंडिकुलर आ गए आपके पास, ठीक है ना। तो ये आपका H है और ये D है। तो H AD को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा, तो आपने A जो है उसका गुणांक क्या है, x1 है, x1 को अपोजिट ले लिया, तो यहां तो आपके पास क्या आ गया बेटा, 10a आ गया। और ये जो है वो 10c और 10b लिखा था, यहां पर यहां अपना क्या लिखा हुआ था, 10c लिखा था और यहां क्या लिखा था, 10b। तो इनको जोड़ के ऊपर लिख दो, है ना। इसको यहां पर क्या लिखना है, 10c प्लस 10b। तो यहां क्या आ जाएगा आपके पास, 10c प्लस 10b। तो ये अनुपात किस में आ गया, 10c प्लस 10b अनुपात 10a में आ गया, ठीक बात है। यही काम हमने यहां भी किया था, अगर आपको ध्यान देना है। x1 का गुणांक कितना था, 1, मैंने यहां लिखा बेटा, लिखा नहीं लिखा। और D की वजह से जो यहां लिखना था वो था ये 2 नंबर,
इन दोनों को मैंने जोड़ करके यहां लिखा, तो ये किस में आ गया, 2:1 के रेशो में आ गया। तो जब भी कभी किसी सेंटर का आप ये देखना चाहते हैं कि वो जो रेखा है वो सामने वाली भुजा को किस अनुपात में विभाजित कर रही है, तो आप इनके गुणांकों को अपोजिट में लिख करके रेशो निकाल सकते हैं। पहली बात क्लियर। और आपको यह देखना है कि सेंटर जो है उस लाइन को, जो भी है माध्यिका है या वो आपका लंब है या वो आपका कोण अर्धक होगा, उसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो आपको वो एक कॉन्सेप्ट तो ठीक है, x1 वाला इधर ही आएगा और यहां जो भी लिखे होंगे अनुपात उनको जोड़ के ऊपर लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बात है। तो अब हम यहां तक की कहानी समझ चुके हैं। अगर मैं ऐसे ही पूछूं आपसे कि जैसे xc है, तो यहां पर आपका जो रेशियो आएगा क्या आएगा, वो 10c आएगा, और यहां वाला रेशियो क्या आ रहा था बेटा, 10a आ रहा था। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि h को, ये जो BE है, h जो है वो BE को किस अनुपात में विभाजित करता है, h जो है वो BE को किस अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है। तो h जो है वो BE को किस अनुपात में विभाजित करेगा। अब आप कैसे करोगे, B का जो गुणांक है उसको इधर लिखोगे, ये तो आपके पास 10b आ गया, और इसके अपोजिट में जो यहां आने वाला है वो क्या आएगा, वो आपका आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ना है, तो आपके पास आएगा 10a और प्लस का 10c, 10a प्लस 10c, और ये आ गया आपके पास 10b। ठीक बात है। 10a प्लस 10c अनुपात 10b आ जाएगा। ठीक है।